अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इंजीनियर फरहान तनवीर और आप देख रहे हैं मैक्सिमा एजुकेशन मास्टर का यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर हमारा 9 कंप्यूटर के लेक्चर की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है और आज के लेक्चर के अंदर हम जिन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे वो टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दिए हैं। आज के लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हमें पास्कल लाइन के बारे में पढ़ना है, लेबनिज़ कैलकुलेटर के बारे में, चार्ल्स बाबेज डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजन। उसके बाद हम मूव करेंगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा पर और इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा के अंदर हम हॉलिरेथ की टैबुलेटिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था उसके अंदर आपको बताया था कि कंप्यूटर की जो एवोल्यूशन हुई है या कंप्यूटर की जो तरक्की हुई है वो बेसिकली 3 एजेस के अंदर या 3 अदवार में उसको डिवाइड किया हुआ है। जो पहला दौर था कंप्यूटर के प्रोग्रेस का या कंप्यूटर की एवोल्यूशन का, वो दौर जो है वो कहलाता है डार्क एजेस। डार्क एजेस जिसके अंदर आपके पास सिर्फ मैकेनिकल डिवाइसेस मौजूद थी। उसके बाद फिर हमारे पास मिडिल एजेस आ गई, मिडिल एजेस जिनमें हमारे पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस आ गई और इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस के बाद फिर हम मूव कर गए किसके ऊपर, मॉडर्न एजेस के ऊपर। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डार्क एजेस के बारे में पढ़ा था और डार्क एजेस की कुछ आपको हमने डिवाइसेस के बारे में भी बताया था। और याद रहे डार्क एजेस का ताल्लुक किसके साथ है, डार्क एजेस का ताल्लुक आपका मैकेनिकल एरा के साथ है। तो मैकेनिकल एरा की लास्ट जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो डिवाइस पढ़ी थी वो थी स्लाइड रूल। तो आज का जो लेक्चर है उसमें ये जो पास्कल लाइन, लेबनिज़ कैलकुलेटर और चार्ल्स बाबेज के इंजन है ये बेसिकली उसी मैकेनिकल एरा से ही ताल्लुक रखते हैं। और उसके बाद फिर हम आज स्टार्ट करेंगे अपने इलेक्ट्रिको मैकेनिकल एरा को और उसमें हम पढ़ेंगे हरमन हॉलिरेथ की टैबुलेटिंग मशीन के बारे में। तो इस तरह फिर हमारा जो मैकेनिकल एरा है एवोल्यूशन का कंप्यूटर का वो भी कंप्लीट हो जाएगा और जो हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और जो फिर नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला होगा उसमें हम फिर जो हमारी मॉडर्न एजेस हैं कंप्यूटर की उनके बारे में पढ़ेंगे और जनरेशंस के टॉपिक को कवर करेंगे। तो अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डिवाइस हमें आज पढ़नी है ये है पास्कल लाइन। देखिए पास्कल लाइन को डेवलप किया था एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसका नाम था ब्लेसे पास्कल। इसने डेवलप करा था इसको। और सवाल ये पैदा होता है कि उसने पास्कल लाइन क्यों बनाया और पास्कल लाइन के सैलिएंट फीचर्स क्या थे। तो पहली बात तो ये कि ब्लेसे पास्कल ने जो ये कैलकुलेटर बनाया था ये बनाया था अपने फादर के लिए। फादर के लिए क्यों बनाया था, क्योंकि इसका फादर जो था ये टैक्स कलेक्टर था और होता उसके साथ ये था प्रॉब्लम कि टैक्सेशन आप जानते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। तो जो इसके जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे। तो उसने अपने बाप की जो प्रोफेशनल क्या नाम है हेक्टिक शेड्यूल था उसको देखा कि भाई मेरा बाप बहुत ज़्यादा बिजी रहता है और उसके लिए आसानी पैदा करने के लिए इसने ब्लेसे पास्कल ने पास्कल लाइन कैलकुलेटर या पास्कल्स कैलकुलेटर भी कहते हैं इसको, पास्कल लाइन भी कहते हैं, इसको इसने इन्वेंट करा। अब सवाल ये पैदा हुआ कि इसके इस इक्विपमेंट के अंदर खास बात क्या थी। तो ब्लेसे पास्कल का जो इक्विपमेंट था उसमें खास बात ये थी कि ये इक्विपमेंट आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को परफॉर्म कर सकता था। एडिशन को और सब्ट्रैक्शन ये दोनों से आप परफॉर्म कर सकते थे। अलबत्ता जो ब्लेसे पास्कल का इक्विपमेंट था ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म नहीं कर सकता था। तो सवाल ये पैदा हुआ कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को कैसे परफॉर्म करा इसने। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को परफॉर्म करने के लिए इसने रिपीटिशन का सहारा लिया। हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन बेसिकली रिपीटेड एडिशन को कहा जाता है और जो डिवीजन होती है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कहलाती है। यानी आपको 2 3 6 निकालना है तो आप 2 को 3 दफा ऐड कर लें, सही है ना। तो रिपीटेड एडिशन और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू ये साहब जो थे वो क्या परफॉर्म कर लिया करते थे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को, रिपीटेड एडिशन एंड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परफॉर्म हो जाता था, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट इस एपरेटस के अंदर खुद से सलाहियत नहीं थी किसकी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने की। एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि जो ब्लेसे पास्कल का कैलकुलेटर था ये वर्क करता था, मैकेनिकल था ना चूंकि, तो वर्क करता था बेसिकली इसके अंदर आप गियर्स और व्हील्स को यूज करते थे।
हर व्हील के ऊपर 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स मौजूद होते थे। और जब एक व्हील पूरा टर्न ले लेता था तो जैसे मैथमेटिक्स के अंदर होता है कि 9 जब पूरा हो जाता है तो फिर आगे कैरी जाता है ना, तो यहाँ पर भी कैरी जनरेट होता था, लेकिन इसका कैरी मैनुअल कैरी होता था, यानी आपको खुद से कैरी जनरेट करवाना पड़ता था। जब एक व्हील पूरी रोटेशन ले लेता था तो फिर मैनुअल कैरी जनरेट होता था और आगे के डिजिट को के पास चला जाता था। तो इस तरीके से जो ब्लेसे पास्कल का पास्कल लाइन था वो वर्क करता था। हमें इतनी ही डिटेल के बारे में पढ़ना है, कोई बहुत ज्यादा हमें इसके मैथमेटिक्स में इसकी मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन के अंदर नहीं जाना है। तो आपने मोटी मोटी बातें दिमाग में अपने रखनी है। अब जब पास्कल लाइन का काम हो गया मुकम्मल और पास्कल लाइन बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगा, इसको ऑफिसेस वगैरह के अंदर भी यूज किया जाने लगा, तो उसके बाद फिर जो अगली इन्वेंशन हुई वो हुई लिबनिज कैलकुलेटर की। लिबनिज कैलकुलेटर को आप समझ सकते हैं कि ये जो पास्कल लाइन थी इसकी जो है ना वो एक क्या थी, एडवांस फॉर्म थी। सवाल ये पैदा हुआ क्यों एडवांस फॉर्म थी, आए इसको भी देख लेते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो आपने ये याद रखनी है कि पास्कल लाइन ही की तरह ये भी मैकेनिकल एरा की एक डिवाइस है, ठीक है ना। मैकेनिकल एरा उस एरा को कहते हैं जिसमें अभी इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट या डिस्कवर नहीं हुई थी और जो काम चल रहा था वो सारा मैकेनिकल एपरेटस के ऊपर या कहने के स्टीम के थ्रू आपकी वर्किंग हो रही थी कि स्टीम पावर्ड इंजन होते थे। बहरहाल ये तो कोई स्टीम पावर्ड इंजन नहीं थे, तो सिंपल थे। स्टीम पावर्ड इंजन जब आएगा तो मैं आपको वो बताऊंगा। तो लिबनिज के कैलकुलेटर में जो पहली बात तो है कि लिबनिज के कैलकुलेटर को स्टेप्ड रेकनर भी कहते हैं, ये भी इसका एक नाम है। लिबनिज कैलकुलेटर बोलते हैं या स्टेप्ड रेकनर बोले। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर एक ही व्हील यूज होता था जो कि स्टेप्ड व्हील कहलाता था। इस स्टेप्ड व्हील को लिबनिज व्हील भी कहते थे, दोनों नाम है इसके। और पास्कल लाइन के अंदर आपके पास गियर्स और व्हील्स दोनों थे, इसमें खाली आपके पास एक लिबनिज व्हील होता था जिसको मैंने बताया कि स्टेप्ड व्हील कहते थे। मजे की बात ये थी कि ये कैलकुलेटर आपका कैलकुलेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता था। जबकि जो पास्कल लाइन वाला कैलकुलेटर था आप जानते हैं कि उसके अंदर रिपीटेड एडिशन और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कराई जा रही थी, जबकि लिबनिज कैलकुलेटर में ऐसा नहीं था। इसको पहले आपने याद रखना है, स्टेप्ड रेकनर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक स्टेप्ड व्हील होता है बेसिकली, जिसको लिबनिज व्हील भी कहते हैं, और उसके जरिए क्या करता है, कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। तो उम्मीद है यहां तक भी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो पास्कल लाइन की एडवांस फॉर्म है लिबनिज कैलकुलेटर। नाउ मूविंग टू दी चार्ल्स बाबेज डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चार्ल्स बाबेज को मॉडर्न डे के कंप्यूटर का फादर भी कहा जाता है। सवाल पैदा हुआ क्यों कहा जाता है, वो भी मैं आपको बताता हूं। पहली चीज तो ये कि चार्ल्स बाबेज ने पहले डिफरेंस इंजन का डिजाइन पेश किया है और बाद में उसने एनालिटिकल इंजन का डिजाइन पेश किया है। डिफरेंस इंजन को पार्शियली डेवलप कर लिया था चार्ल्स बाबेज ने। पार्शियली का मतलब मुकम्मल तौर से तो नहीं बना सका था, लेकिन बहुत हद तक बना लिया था उसने। अलबत्ता जो एनालिटिकल इंजन था इसका सिर्फ डिजाइन ही पेश कर सका चार्ल्स बाबेज, इसको प्रैक्टिकली डेवलप नहीं कर सका, क्योंकि उस जमाने में इसको प्रैक्टिकली डेवलप करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी की जरूरत थी वो चार्ल्स बाबेज के जमाने में अवेलेबल नहीं थी। तो चार्ल्स बाबेज ने डिफरेंस इंजन को पार्शियली बनाया और जो एनालिटिकल इंजन था उसका सिर्फ और सिर्फ डिजाइन पेश किया है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि इस इंजन में क्या था। डिफरेंस इंजन एक अलग मशीन है और जो एनालिटिकल इंजन है दैट इज अनदर मशीन। तो हम पहले डिफरेंस इंजन की बात कर लेते हैं। आप ये समझें कि अगर मैं आपको बोलूं कि भाई डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन में हमारे पास कौन सा बेहतर है और इनके की फीचर्स क्या थे, तो वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि डिफरेंस इंजन स्पेसिफिक मैथमेटिकल टेबल्स को सॉल्व कर सकता था, खाली स्पेसिफिक मैथमेटिकल टेबल्स, सिर्फ इनको सॉल्व कर सकता था। ये कोई जनरल पर्पस कंप्यूटर नहीं था। डिफरेंस इंजन वाज नो जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर को कहते हैं जो बहुत सारे काम कर सके, मुख्तलिफ काम परफॉर्म कर सके। जबकि जो एनालिटिकल इंजन था ये बेसिकली एक जनरल पर्पस कंप्यूटर का डिजाइन था, यानी और ऑब्वियसली बाद में पेश किया है चार्ल्स बाबेज ने। जनरल पर्पस कंप्यूटर का डिजाइन फर्स्ट टाइम पेश किया था किसने? चार्ल्स बाबेज ने। उससे पहले उसने सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस इंजन को पार्शियली डेवलप किया है। तो एनालिटिकल इंजन आज के
जैसे कंप्यूटर्स है ना, उनकी बेस है बेसिकली। ठीक है, कैसे है वो भी हम अभी आगे चलकर समझेंगे। पहले मैं बात कर लेता हूँ जरा डिफरेंस इंजन की। तो मैथमेटिक्स के अंदर जब आप सेकेंड ईयर वगैरह में जाएंगे और यूनिवर्सिटी वगैरह में जाएंगे तो वहां पर आप डिफरेंस टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। लॉग के टेबल की तरह डिफरेंस टेबल्स भी होते हैं। तो जो चार्ल्स बाबेज था उसने डिफरेंस टेबल्स के या डिफरेंस इक्वेशंस के यूज पर अपने इस डिफरेंस इंजन की बुनियाद रखी थी। और मैंने आपको बताया कि ये इंजन सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के स्पेसिफिक टेबल्स को जनरेट कर सकता था, ये आपके लिए लातादात काम नहीं कर सकता था। सेकंड इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जो डिफरेंस इंजन है या एनालिटिकल इंजन है, ये दोनों स्टीम पावर्ड थे। ये दोनों स्टीम के थ्रू चलते थे। इनमें इंजन जो लगे हुए थे, जो मूवमेंट कर रहा होता था वो सारा मूवमेंट जो था वो स्टीम पावर्ड होता था। और ये ऑटोमेटिक कैलकुलेटर से खुद ही से कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे। अब कैलकुलेशन तो परफॉर्म करेंगे, लेकिन सोचिए कि कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए कोई इनपुट दोगे तो कैलकुलेशन होगी ना परफॉर्म। तो इनको जो इनपुट दिया जाता था वो पंच्ड कार्ड्स होते थे। क्या इनपुट देते थे हम लोग? इनपुट के लिए यूज होते थे पंच्ड कार्ड्स। अब अगर आप लोगों ने पंच कार्ड नहीं देखे गए हैं तो आप ऐसे तो गूगल के ऊपर सर्च करके उसकी इमेज देख सकते हैं, लेकिन मैं वैसे आपको बता देता हूं कि पंच कार्ड्स बेसिकली कार्ड्स की सूरत में होते थे और उनमें कहीं पर होल्स होते थे और कहीं पर होल्स नहीं होते थे। तो पंच कार्ड में जहां पर होल्स होते थे वहां से वायर पास होता था और वो जाके नीचे सर्किट के ऊपर टच करता था, सर्किट कंप्लीट हो जाता था और करंट फ्लो करता था। और मैथमेटिक्स में या कंप्यूटर्स की लैंग्वेज में आप जानते हैं कि इसको क्या कहा जाता है? वन कहा जाता है, यानी समझेंगे ऑन स्टेट। और जब कोई होल मौजूद नहीं होता था पंच कार्ड में तो उसमें से वायर पास नहीं होता था। जब वायर पास नहीं होता था तो कोई सर्किट कंप्लीट नहीं होता था, और जब सर्किट कंप्लीट नहीं होता था तो कोई करंट फ्लो नहीं करता था। जब करंट फ्लो नहीं करता था तो इसको जीरो माना जाता था, इसको वोल्टेज ऑफ माना जाता था, क्योंकि हर मशीन सिर्फ दो ही जबान समझती है, वोल्टेज ऑन यानी कि 1 और वोल्टेज ऑफ यानी कि 0। समझ रहे बात को? तो पंच कार्ड को यूज करते थे डिफरेंस इंजन के अंदर हम इनपुट देने के लिए, और ये कैलकुलेशन परफॉर्म करता था, बहुत तेज कैलकुलेशन परफॉर्म करता था। लेकिन वही बात है कि मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूं कि इसकी कैलकुलेशन सिर्फ लिमिटेड थी स्पेसिफिक मैथमेटिकल टेबल्स तक। ये कोई जर्नल पर्पस कंप्यूटर नहीं था। यानी अगर आप इससे चाह रहे हैं कि आप इससे मुख्तलिफ काम परफॉर्म कर सकें तो सॉरी, ये वो काम नहीं आपको करके दे सकता था। इसकी दूसरी तरफ जो आपके पास एनालिटिकल इंजन था, इसके बारे में मैंने भी आपको बताया कि एनालिटिकल इंजन का सिर्फ चार्ल्स बाबेज ने डिजाइन पेश किया है और एक जर्नल पर्पस कंप्यूटर की तरह है। जर्नल पर्पस कंप्यूटर कैसा होता है? जर्नल पर्पस कंप्यूटर जो आजकल के कंप्यूटर्स होते हैं उनमें आप जानते हैं कि आपके पास क्या होता है? सीपीयू होता है। इसके बाद भी सीपीयू था, लेकिन इसको सीपीयू नहीं कहते थे, इसको कहते थे मिल। सही है? जहां आज के कंप्यूटर्स के अंदर मेमोरी होती है, इसमें भी मेमोरी थी, लेकिन इसको स्टोर कहा जाता था। और याद रखिएगा, इन दोनों की मेमोरी कोई आजकल के दौर की तरह मैग्नेटिक स्टोरेज या आजकल के दौर की तरह कोई सॉलिड स्टेट के ऊपर स्टोरेज नहीं है, बल्कि सेमीकंडक्टर बेस्ड स्टोरेज नहीं है जैसे आपकी यूएसबी और क्या नाम है आपके मेमोरी कार्ड वगैरह होते हैं, बल्कि मैकेनिकल स्टोरेज थी बेसिकली। ठीक है ना? तो इसमें मिल, स्टोर, ये दो कॉन्सेप्ट जो दिए थे चार्ल्स बाबेज साहब ने एनालिटिकल इंजन के डिजाइन में। मैंने बताया कि उसने एनालिटिकल इंजन का सिर्फ डिजाइन ही पेश करा, उसको वो मुकम्मल नहीं कर सका था, ना बनाया उसने, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी उस जमाने में वो अवेलेबल नहीं थी। तो उस जमाने की जो मिल का कॉन्सेप्ट था, डेट इज लाइक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। उसी तरह से स्टोर जो था वो मेमोरी की तरह था। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि इससे पहले किसी ने इस पैराए में, इस तराजू में कभी सोचा ही नहीं था, इस पर्सपेक्टिव को लिया ही नहीं था कि हम इस तरह का भी कंप्यूटर कोई बना सकते हैं। तो इसीलिए चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। कहते हैं कि भाई ये वो बंदा है जिसने जो है वो कंप्यूटर की, आज के कंप्यूटर की बुनियाद डाली। और स्ट्रीम पावर्ड ये भी उसने डिजाइन में पेश किया था कि इसको भी हम कैसा बनाएंगे? स्ट्रीम पावर्ड बनाएंगे। पर वही बात है कि मैंने बताया, अच्छा बाद में जब चार्ल्स बाबेज साहब रुखसत हो गए हैं दुनिया से, तो 1960s या 70s के अंदर जो है वो IBM ने इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, कंप्यूटर बनाती है, आज भी बनाती है, इसने 1960s में या 70s में, मुझे एक्यूरेट सन याद नहीं है, तो चार्ल्स बाबेज के एजाज में एनालिटिकल इंजन को क्या किया था? फिजिकली डेवलप किया था। हालांकि उस जमाने में कंप्यूटर तो बहुत तरक्की करके आगे जा चुके थे, लेकिन उन्होंने उस डिजाइन को बनाया कि अगर चार्ल्स बाबेज जिंदा होता तो उसका एनालिटिकल कंप्यूटर इस तरीके का होता, और फिर उसको जो है वो म्यूजियम के अंदर रख दिया गया। यहां पर हमारा चार्ल्स बाबेज की इस डिस्कशन के साथ हमारा जो मैकेनिकल एरा है वो खत्म होता है। मैकेनिकल एरा खत्म होने का क्या मतलब है कि अब
हमारे पास वो एरा शुरू होने वाला है जो इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन के बाद आया। समझ रहे हैं बात को? और इसमें हमारे पास आपके कोर्स के अंदर एक ही मशीन है जो कि डिस्कस करी गई है, और वो है हॉलिरथ की टैबुलेटिंग मशीन। और देखिए इससे पहले मैंने यहाँ पर एक बुलेट लगाई हुई है जो क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा है। तो ऑब्वियसली मैकेनिकल एरा के अंदर तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि या तो आप हाथ से चीजों को घुमा ले, या चार्ल्स बाबेज के एनालिटिकल और डिफरेंस इंजन के अंदर जो है वो स्टीम पावर्ड चीजें चलने लगी। ये वो एरा था जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हो चुकी थी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हो चुकी थी, और अब साइंटिस्ट इसको यूज करने लगे थे इलेक्ट्रिसिटी को अपने डिवाइसेस को डेवलप करने में। हरमन हॉलिरथ ने टैबुलेटिंग मशीन क्यों बनाई, उसके पीछे बड़ा सीधा सा रीजन है। यूएस के अंदर 1880 में, ईयर 1880 के अंदर सेंसस हुई। सेंसस आपको पता है मरदमशुमारी को कहा जाता है, मरदमशुमारी में। अब इतना ज्यादा डाटा था इस 1880 के सेंसस का कि इसको सॉल्व होने में ही कितने साल लगे, तकरीबन 7 साल लगे। सर एक सवाल है, मैकेनिकल स्टोरेज से क्या मुराद है? प्रिंटेड रिजल्ट्स या फिर क्या? मैकेनिकल स्टोरेज से जो हमारी मुराद होती है वो ये होती है कि हम प्रिंटेड फॉर्म के अंदर जो है वो अपनी चीज़ों को क्या कर लें, स्टोर कर लें। हम प्रिंटेड फॉर्म के अंदर जो है वो पेपर वगैरह के ऊपर जो है वो चीज़ों को अपने पास क्या कर लें, नोट डाउन कर लें। ठीक है, ये है बेसिकली। अच्छा, तो 1880 का जो सेंसस हुआ था, 1880 का सेंसस जो है वो तकरीबन उसका जो डाटा था सारा, उसको कंपाइल करने के अंदर ही कितने साल लग गए, 7 साल लग गए। और मरदमशुमारी का जो नॉर्मल इंटरवल होता है ना, वो ये होता है कि हर 5 साल पे होगी। तब 7 साल तो इसी का डाटा सॉल्व करने में लग गए, तो ये तो बड़ा लंबा अरसा हो गया। अब उसके बाद आ रही थी 1890 की मरदमशुमारी, 1890 की सेंसस, जिसमें और भी आबादी में क्या हो चुका था, इजाफा हो चुका था। तो अगर इसकी भी सेंसस को उसी मैकेनिकल तरीके से या मैनुअल तरीके से किया जाता, तो अब आप सोच लीजिए क्या होता। तो हरमन हॉलिरथ ने जो टैबुलेटिंग मशीन बनाई, उसने 1890 के सेंसस से पहले ये टैबुलेटिंग मशीन जो थी वो क्या करी, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स वगैरह में बंटवा दी। तो कहा भाई आप लोग चला कर देखें। 1890 की जो सेंसस हुई हरमन हॉलिरथ की टैबुलेटिंग मशीन की, वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में उसका रिजल्ट आ गया। कहाँ 7 साल लगे थे 1880 की सेंसस में, और कहाँ 1890 की सेंसस जो है वो 6 महीने में अपना रिजल्ट दे दिया। वजह क्या थी? हरमन हॉलिरथ की टैबुलेटिंग मशीन बहुत ज्यादा फास्ट थी, इसलिए कि वो स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ऊपर वर्क कर रही थी, और बहुत ज्यादा क्विक कैलकुलेशंस को परफॉर्म उसने करा। तो इट वॉज अ ब्लेसिंग कि हरमन हॉलिरथ साहब ने ये मशीन बनाई। और फिर हरमन हॉलिरथ की जो मशीन थी, ये पूरे यूएस के जितने भी ऑफिसेज वगैरह थे सबके अंदर यूज होने लग गई। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा के अंदर यही एक वाहिद डिवाइस है जो कि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। हमने इसके बारे में पढ़ लिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉडर्न एजेस के बारे में, और आपको कंप्यूटर की जनरेशंस के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।